तो कल जो हम लोग चर्चा किए थे, बोलो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है ना। मिरर विच इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय सी। चर्चा किए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो ना, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो स्फेरिकल मिरर को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, समझे ना, दो बराबर बराबर डिवाइड कर देता है मिरर को, उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पोल किसको कहते हैं, पोल वो बिंदु है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करता है ना। पोल वो बिंदु है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को कट करता है या काटता है। और वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, तो मिरर जो है स्फेरिकल मिरर, जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को, सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखो अगला, कल तुम लोग दो चित्र बनाया था, एक चित्र बनाया था, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण मतलब कनकेव मिरर, और ये उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कल हम लोग दिखाए थे, इसमें तीन चीज दिखा दिए थे, तुम लोग भी अपने कॉपी में बनाया था। ये रेखा, ये लाइन क्या है, मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस है। ये वाला बिंदु क्या है, वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये बिंदु देखे थे ध्रुव या पोल, कोई दिक्कत है ना, ई दर्पण में भी दिखा दो, ये है ध्रुव या पोल, ये है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला परिभाषा लिखेंगे। अगला परिभाषा लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, ना बस वक्रता त्रिज्या। अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो हाँ बिल्कुल एकदम सही बात, वाह कमाल कर दिया। चलो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, दो प्रकार से परिभाषा बोल सकते हैं, दो प्रकार से। एक बोल सकते हैं दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरा, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को
वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से सूचित किया जाता है। इसे r से सूचित किया जाता है। बड़का इसे r से सूचित किया जाता है, ऐसे बड़का वाला। अंग्रेजी में लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन, साइड कर दो तो बाबू, अभी तुम्हारे जैसा बहुत लोग आएगा तो गिरेगा सब। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिख लिया? इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर। कोई दिक्कत नहीं ना? इट इज डिनोटेड बाय आर। चित्र में दर्शा देंगे, देखो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को इस दूरी को आर कहते हैं। बढ़िया से है ना। ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस दूरी को चित्र में दर्शा दो। पांचवा, फोकस। ना फोकसांतर सब में फोकस, खाली फोकस लिखो। फोकस, फोकस कम मारो, पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दो। वही है ना, फोकसबाजी नहीं, फोकस लिखो। लिखो, अनंत से आती हुई किरणें, अनंत से आती हुई किरणें, अनंत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अनंत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है के पश्चात, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। उस बिंदु को फोकस कहते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे द पॉइंट एट विच, द पॉइंट एट विच पैरेलल लाइट रेज, द पॉइंट एट विच पैरेलल लाइट रेज coming from infinity,
हाँ, पैरेलल लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, पैरेलल लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, coming from infinity after reflection from the mirror meet 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 है, meet मतलब मिलना, और appear to meet APPEAR appear to meet is known as focus। ठीक है, अब समझो, चित्र के द्वारा समझो कि फोकस किसे कहते हैं। पहले तो इस वाले चित्र में दिखा देंगे हम लोग, ये जो F बिंदु है यही क्या है, फोकस है। ये जो बड़का एफ है ना, बड़का एफ यही फोकस है। ये जो बड़का एफ यही फोकस है। इस चित्र में बना दो फोकस। ये चित्र कल ने बनवाए थे रे, कॉपी में नहीं होगा तो बुझना। फोकस जैसे हम बनाए हैं, सब चीज लिखो कॉपी में। फोकस लिखो बाबू जल्दी से। अब ये चित्र मिटा देते हैं। वैसे इस चित्र में एक चीज और बना देंगे, वैसे रहने देते हैं, काम आएगा। देखो, जो कोई भी चीज होता है घर में, कोई बेकार नहीं होता है। जैसे देखो तेल, हाँ, तेल का डब्बा, तेल लगाता है तुम लोग, कोई ना कोई तेल तो लगाई भी करता होगा। हिमगंगे लगाओ, चाहे नवरत्न लगाओ, और कौन तेल सब होता है, नारियल तेल लगाओ, चाहे निहार का तेल लगाओ, बहुत प्रकार, चाहे जैस्मिन लगाओ, पैरासूट लगाओ। ऐ सुनो ना, इधर बहुत प्रकार का तेल आता है कि नहीं मार्केट में। जैस्मिन तेल भी होता है, पैरासूट तेल भी, बहुत प्रकार का तेल। एक ठो और बहुत सुगंधित तेल, सबका नाम क्या है, डाबर का सर, डाबर का सुगंधित तेल आता है। ऐसा इतना बड़का डिब्बा रहता है। तेल का कोनो डब्बा हो, जब खाली हो जाता है, क्या वो बेकार हो गया? नहीं, उसका भी उपयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से बहुत प्रकार का चीज़ सब आता है डब्बा में। चाय पत्ती सब भी आता है डब्बा में, बहुत चीज़ डब्बा में आता है। अगर ख़त्म हो गया उसका सामान तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? अगर तेल ख़त्म हो गया तो उसमें कुछ और भर लेंगे, क्या गंगे जल भर लेंगे, कुछ भी भर के उसको रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है? हाँ, वही। ये सब जो बॉल आता है, बॉल नहीं आता है, CAU जो बॉल आता है उजला वाला 9 वाट वाला, वो भी तो इतना बड़ा कूट के डब्बा में आता है, नहीं आता है? तो क्या वो डब्बा का भी कोई उपयोग नहीं है? उसमें से बॉल निकाल लिए तो डब्बा बचा, वो डब्बा का भी उपयोग हो सकता है। उस डब्बा का भी उपयोग, मान लो कि चलो आँच ताँच फूकने में भी उपयोग हो जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ सब रख सकता है। वो डब्बा इतना अच्छा डब्बा बनल है। पुराना बोल का करेगी क्या? लेकिन उस डब्बा, इतना अच्छा कूट का डब्बा बना हुआ है, लोग उस पर ध्यान नहीं देता है, उसको फेंक देता है। लेकिन कितना अच्छा वो कूट का डब्बा है, उसके अंदर तुम अच्छा अच्छा सामान सब भर के रख सकता है। बॉल सब, वही बोल रहे हैं, बहुत सारा चीज ऐसा चीज सब मान लो आता है मार्केट से, उस सबको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं।
ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, पैसा कहो चाहे नहीं कहो, लेकिन उसका सदुपयोग किया जा सकता है, करने पर किया जा सकता है। फेयर एंड लवली लगाती है तुम लोग? नहीं लगाती है? तो फेयर एंड लवली भी आता है एक डब्बा में। चाहे मंजन जो करते हैं, मंजन वो भी तो आता है, एक से डब्बा, लंबा सा डब्बा रहता है, उसके अंदर कोलगेट या जो भी हो, उस डब्बा का भी उपयोग, उसका उसमें से मंजन निकाल लिए और डब्बा को फेंक देते हैं। नहीं फेंक देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ रखा जा सकता है। कितना अच्छा कूट का, इतना रंगीन डब्बा है, नहीं कितना अच्छा रंगीन डब्बा होता है, कूट का, इतना अच्छा कूट का बनल रहता है, लेकिन उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। उसका भी कुछ उपयोग किया जा सकता है। नहीं तो एक बार हम जमा किए थे, 1 कार्टून भर दिए थे लेकिन मम्मी दिवाली में सफाई की सब फेंक दी। चलो देखो, फोकस किसे कहते हैं? बोले अनंत से आती हुई किरणें। कहां से? अनंत से आती हुई किरणें। अनंत से कोई भी किरण आता है ना बाबू, ई होता है, पैरेलल होता है। अनंत से कोई भी किरण आएगा तो क्या होगा? वो आपस में पैरेलल होगा, समांतर होगा। समझ गया? तो अनंत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये ऐसे भागेगा, ये ऐसे भागेगा, दोनों इस बिंदु पर मिला ना, यही बिंदु है फोकस। समझ गया? परिभाषा में यही कह रहे हैं कि अनंत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहां परावर्तन हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया, यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर मिला, ये इधर गया, ये इधर गया, दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल गया ना, यही वाला बिंदु क्या हो गया? ये बिंदु क्या हो गया? बोलो ना, फोकस हो गया। क्या हो गया? बोलो। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अनंत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण का फोकस बनाए बाबू। किसका है ये? अवतल दर्पण का फोकस, कनकेव मिरर का फोकस। समझ गया ना? अवतल दर्पण का, कनकेव मिरर का फोकस। अब यहां पर कनकेव मिरर का एक स्वभाव के बारे में पता चलता है। कनकेव मिरर क्या करता है? कोई भी लाइट रे जब आता है उसको एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। देखो ये क्या कर रहा है? लाइट रे को एक बिंदु पर मिलाने का काम कर रहा है कि नहीं? प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर मिला रहा है, यहां पे आके मिला दिया। मिलाया कि नहीं? जैसे घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो क्या करते हैं? घर में सब लोग को मिला के रखते हैं, मिला के रखते हैं ना, टूटने नहीं देते हैं परिवार को, सबको मिला के रखते हैं। तो अवतल दर्पण का भी वही काम है। वो क्या करता है? सब किरण को आपस में मिला देता है। हम साथ साथ हैं, क्या समझे? सबको क्या कर देता है? आपस में मिला देता है। लेकिन देखो उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण मंत्रा है। कौन है? मंत्रा। मंत्रा को जानती है तुम लोग? कौन थी मंत्रा जी? भरत की नानी। क्या बात कर दी? दासी थी जी वो, कैकेयी की नानी। कहाँ थी? नानी रहेगी इतनी दुष्ट। कहाँ पछतावा हुआ था? वो तो शत्रुघ्न खूब उसका पिटाई किया था, खूब मुक्का मारा था उसको। जब पता चला था कि ऐसा काम की है तो शत्रुघ्न पूरा मुक्के मुक्के मारा था मंत्रा को।
हाँ देखो बाबू, दो दर्पण है ना। तो इस दर्पण में क्या हो रहा है, अनंत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर मिलती है। और इस दर्पण में क्या हो रहा है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना। यहाँ पे पीछे ले जाते हैं तब मिल रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अच्छा देखो, उत्तल दर्पण का काम क्या है, सबको दूर भगाना। ये क्या किया, प्रकाश की किरण को दूर भगा रहा है, दूर भगा रहा है ना। तो उत्तल दर्पण का काम है प्रकाश की किरण को दूर भगाना, और अवतल दर्पण का काम है प्रकाश की किरण को एक जगह मिलाना। तो क्योंकि यह प्रकाश की किरण को एक जगह मिलाता है, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को एक बिंदु पर कन्वर्ज करता है, एक बिंदु पर मिलाता है। इसीलिए कनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण, क्योंकि यह प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर मिलाता है, इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। एक बिंदु पर मिला रहा है लाइट रे को, और ये क्या कर रहा है, लाइट रेज को दूर भगा रहा है, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। हाँ, अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। समझ गया ना, लिखो बाबू। कन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, दूर करता है। और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को एक बिंदु पर मिलाता है। समझ गया। तो हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये दरवाजा बंद कर देंगे तो दिखेगा तुम लोग को? जी सर। तो पहले काहे नहीं बोली? ये दरवाजा को बंद कर, नहीं तो आगे एक पर्दा लगा देंगे। पर्दा नहीं लगेगा सर। काहे? उसी में हाथ तक पहुंचेगा। तो कौन साफे रहेगा, पर्दा गंदे रहेगा? ठीक, पूछने दो लोग को। अपने इतना गंदा होगा, लोग को पूछने का मन ही नहीं करेगा। सबसे पहले वही पूछेगा। 10 दिन तक पूछना, उसके बाद वो अपने गंदा हो जाएगा, मन ही नहीं करेगा पूछने का। क्या बिना, जब वो उसको ऐसा स्थिति हो जाएगा फिर पूछेगा तुम? लिख लिया गोलू? ठीक, बहुत सुशील लड़का है लेकिन गोलू। सर सुनीले का भाई 3-4 भाई। चलो बना लिया बाबू? नीचे नोट में लिख दो बाबू, नोट में।
नीचे नोट में क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये लाइन नीचे भी लिख दो। लिख लिया? कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी में लिखेंगे कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। लिख दो नीचे लिख दो कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। Concave mirror is also known as converging mirror and convex mirror is also known as diverging mirror. चलो आखिरी बिंदु लिख देंगे, आखिरी परिभाषा। कितना तक परिभाषा लिखा है? 6 नंबर तक, 5 नंबर। तो 6 नंबर का परिभाषा लिखो। 6 नंबर का परिभाषा, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ का परिभाषा लिखो। हाँ एकदम सही बोला है। फोकस दूरी क्या होता है? फोकल लेंथ। लिखो, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटा एफ बना देना। इसे छोटा एफ से सूचित किया जाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। छोटा वाला एफ बनाना, इसे एफ से सूचित किया जाता है। अब चलो लिखो अंग्रेजी में, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। Distance between focus and pole is known as focal length. It is denoted by small f. हाँ, और ये वाला चित्र में दिखा दो, छोटा f दिखा दो। यहाँ पे ये छोटा f दिखा दो चित्र में। अब अगला टॉपिक, f और r के बीच क्या संबंध होता है? बोलो तो। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। आधा आधा होता है,
पूरा पूरा नहीं होता है। सर हाँ। चश्मा की दुकान से जाते हैं सर, हाँ। वहाँ पे एक गोल्ड मिरर होता है ना सर, हाँ। गोल्ड मिरर होता है। चश्मा की दुकान पे तुम कहे गया था? आए सर वहाँ पे लोग चश्मा खरीदने जाएगा। तो तुम काहे चश्मा खरीदने गया था? हम नहीं गए थे सर, मतलब कि गए थे। अच्छा, जीके नॉलेज रखता है। जी सर। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। जब तुम जीके का इतना नॉलेज रखता है तो तुम अग्निवीर निकलेगा? सर अग्निवीर नहीं निकलना, बोला निकालना ही चाह रहे, निकालना ही नहीं चाह रहे। ये तो इतना जीके का जब तुम नॉलेज रखता है तो तुम अग्निवीर निकलना चाहिए। चलो देखो बाबू, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है तुम लोगों को पता होगा। F बराबर R/2 होता है। F बराबर क्या होता है? हाँ, मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2, फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बट्टे में 2 होता है। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं F बराबर R/2। आज इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कैसे होता है, ठीक है ना? कैसे होता है इसको सिद्ध करेंगे। परीक्षा में सिद्ध करने के लिए पूछता है, ये वाला नहीं पूछेगा, इससे बड़का सब पूछेगा। ये सब तो पूछता था 10वां में, वो सब नहीं पूछेगा, वो सब 10वां में पूछता है। अब उससे बड़ा सब पूछेगा यहाँ। ज्ञान था सर, 10वां में बताया गया था कि आगे का एग्जाम है। 10वां में तो अभिनव प्रूफ करके आ जाता परीक्षा में। चलो देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं। देखो बनाओ, चित्र बनाओ जल्दी से। चलो देखो कैसे इसको सिद्ध करें। सर जब स्कूल बन जाएगा ना सर, एक स्कूल वैन रखिएगा सर, इसका भी टैक्स कटेगा। ठीक, देखो ये और ये पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, समांतर है। और ये इस पर एक ये प्रतिच्छेदी रेखा है, मैथ का चीज सब है ये और ये पैरेलल है, समांतर है। ये एक इस पे प्रतिच्छेदी रेखा, अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये कोण आई है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? आई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, अंतः कोण से, ठीक है ना। ये कोण आई है तो ये कोण भी क्या हो गया? आई हो गया। अब हमको परावर्तन के नियम से पता है आई बराबर आर होता है। क्या होता है? आई बराबर आर नहीं होता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दूसरे नियम से आई बराबर क्या होता है? आर। तो ये आई बराबर क्या हो गया? आर हो गया। अब देखो हम लोगों को पता है कोण आई बराबर क्या होता है? बोलो, कोण आई। क्यों होता है? परावर्तन का दूसरा नियम। किसका दूसरा नियम? हाँ, परावर्तन का दूसरा नियम है ना, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में लिख देना। अब देखो त्रिभुज MCF में, देखो कौन त्रिभुज में? ये देखो त्रिभुज दिख रहा है तुम लोग को, त्रिभुज। बढ़िया आंख है ना तुम लोग का? आंख है ना? ठीक।
तो त्रिभुज MCF दिख रहा है, त्रिभुज, ये त्रिभुज दिखा, आंख ठीक है ना? तो त्रिभुज MCF में देखो, त्रिभुज MCF में कोण I बराबर कोण R, इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में जिसका दो साइड बराबर उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? तो ट्रायंगल MCF क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो लिख देंगे चूंकि कोण I बराबर कोण R है, चूंकि लिख दो, चूंकि, बिकॉज आगे में लिख देना, बिकॉज कोण I बराबर कोण R, इसीलिए ट्रायंगल MCF, त्रिभुज MCF क्या हो गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ट्रायंगल MCF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज MCF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अंग्रेजी में लिखो, अपने से लिखो, हम नहीं लिखाएंगे, जल्दी जल्दी लिखो, मुंह से बोल रहे हैं, लिखते चलो। ट्रायंगल MCF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिखो। अब ट्रायंगल MCF एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसकी दो भुजा बराबर होगी कि नहीं? इसका दो साइड बराबर होगा। कौन कौन साइड बराबर होगा? MF बराबर CF, ये दोनों साइड बराबर हो गया, क्योंकि दो भुजा बराबर होना चाहिए ना समद्विबाहु त्रिभुज का। इसका मतलब CF बराबर MF या CF बराबर FM, समझ गया? CF बराबर क्या हो गया? FM हो गया। लिखो ना रे कॉपी में। हाँ, कैसे? सामने वाला दो इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। उसके सामने वाला अपोजिट साइड इक्वल होता है। हाँ, बराबर एंगल के सामने वाला साइड्स इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, इसीलिए बाबू, समझ गया ना? वही बात है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो सामने वाला साइड्स बराबर होगा। बन जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो सब क्या हो गया? यही चित्र एकदम छोटा सा में बन जाएगा। तो यहां हम लोग मान रहे हैं कि दर्पण का द्वारक क्या है? छोटा है, तो सब चीज एकदम छोटा छोटा बना दिए। लेकिन इससे होता क्या है? बिंदु M और P बहुत नजदीक आ गया। क्या आ गया? ये C हो जाएगा, ये F हो जाएगा। तो बिंदु ये जो हो गया, ऐसा कुछ बना है ना त्रिभुज, ये छोटा, इसी का छोटा चित्र है ना? हाँ, तो अगर देखो यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु M और P क्या होगा? बहुत नजदीक हो जाएगा। इससे भी छोटा बना देते हैं, तब क्या होगा? और M और P और नजदीक आ जाएगा। इससे भी छोटा दर्पण लेंगे तो क्या होगा? M और P और नजदीक हो जाएगा। इसका मतलब ये जो FM है ये बराबर हो जाएगा FP के, नहीं हो जाएगा? यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लेंगे तो FM बराबर क्या हो जाएगा? FP, क्योंकि बिंदु M और P बहुत नजदीक आ जाएगा। अगर बिंदु M को और नजदीक ले आए बिंदु P के, तो एकदम ऐसा होने लगेगा ना कि FM बराबर एक समय FP हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? FM बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, FP हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यहां हम लोग ये चीज मान रहे हैं, ये हमारा एजम्पशन है, यहां पे एजम्पशन, ऐसा हम लोग यहां मान रहे हैं। यदि दर्पण का द्वारक, द्वारक मतलब होता है एपर्चर, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो FM बराबर FP, तो FM बराबर FP हो जाएगा। अंग्रेजी में लिख देंगे इफ एजम्पशन में, इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, एजम्पशन में लिख देंगे इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, तब FM बराबर क्या हो गया? FP हो गया। क्या हो गया? FM बराबर FP हो गया। समीकरण 1 और 2 से
क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बोलो? CF बराबर FM, FM दोनों में है, कट गया, ये दोनों कट गया, CF बराबर FP, यही सिद्ध करना था। CF बराबर क्या आ गया? FP आ गया। अब इसके बाद जो है एक लाइन में हो जाएगा, मेन यही चीज था, यही लाना। CF बराबर क्या हो गया? FP, मतलब ये दोनों दूरी बराबर हो गया, CF और FP बराबर, तो यहां से आ जाएगा F बराबर R/2। इसके बाद ये चीज लिखना, ये लिखने के बाद ये लिख देना। समीकरण 1 और समीकरण 2 से CF बराबर FP, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 CF बराबर FP। अब देखो CF बराबर FP हो गया, तो F बराबर R/2 कैसे होगा? दोनों आधा आधा हो गया ना। अब देखो आगे क्या लिखेंगे, देखो CP बराबर क्या होगा? CP बराबर CF जोड़ FP होगा। आए बोलो, CP बराबर, अब CF के जगह क्या लिख दें? यहां से FP लिख दें, CF के जगह FP लिख दिए, जोड़ FP। अब CP का मतलब क्या है? R, FP का मतलब क्या है? छोटका F, FP का मतलब छोटका F, तो R बराबर 2F नहीं हो गया, या F बराबर R/2 नहीं हो गया? यह सिद्ध करना था बस।